Hello everyone, I am Lakshman Chaudhary. Today topic is first law of motion of class 9. आप लोग पहले से ही पढ़ चुके होंगे, क्लास 8 में थोड़ा बहुत मोशन के बारे में पढ़ा भी होगा कि सब मोशन क्या होता है। फिर भी मैं थोड़ा ओवरव्यू मोशन के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। देखो मोशन की अगर बात करें, ये हमारे न्यूटन ने थर्ड लॉ दिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसे लिख लेते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की अगर बात करें, इसे हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ी बहुत हम चर्चा मोशन पे कर लेते हैं। देखो मोशन क्या होता है कि यदि कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के यदि कोई बॉडी टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करे, क्या करे, पोजीशन चेंज करे, या मैं ये भी कह सकता हूँ यदि कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी क्या पोजीशन चेंज करे, तो मैं उस बॉडी को क्या कह दूंगा, मोशन में है। इसमें मोशन में है। ऐसे हम जनरल डेफिनेशन बोल सकते हैं, द चेंज ऑफ एनी बॉडी, यहाँ से लिख देता हूँ बेटा मोशन के बारे में। Change its position with respect to time. Change its position with respect to टाइम। मैं कह दूंगा बेटा वो बॉडी किस में है, मोशन में है। यहाँ तक अगर हम जनरली फर्स्ट लॉ की अगर बात करें, न्यूटन ने फर्स्ट लॉ दिया, इस फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। कि जनरली अगर बात करें यहाँ से इस प्रकार से, देखो इस लॉ के अकॉर्डिंग बात करें कि सपोज यहाँ पर कोई बॉडी मेरी ए है, ये वाली, अब इस पर मैंने कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, इसकी स्टेट कैसी है, इसकी रेस्ट में है। किसमें है ये, रेस्ट में है। तो एक बात बताइए, अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा हूं, क्या इस बॉडी की पोजीशन चेंज होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि न्यूटन ने बताया अपने फर्स्ट लॉ में कि यदि कोई बॉडी है तो वो अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है तो उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि यदि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, या मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। इसी को मैंने क्या बोल दिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इसी लॉ को मैंने क्या बोल दिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी को क्या बोल दिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर फर्स्ट लॉ of motion is called inertia. इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। कहने का मतलब इनर्शिया के अकॉर्डिंग अगर बात करें, इसी को क्या कहते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है कि जो इंस्टेंट चेंज हो रहा होता है बॉडी में। इंस्टेंट चेंज का मतलब है यदि कोई बॉडी किसमें है, मोशन में है, तो अचानक से उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद उस बॉडी की मोशन का जो अपोज करेगा, जो फोर्स अपोज करेगा, उसकी वजह से जो उसकी पोजीशन में या उसकी स्टेट में जो स्मॉल चेंज आएगा, सडनली चेंज आएगा, उसी चेंज को मैं क्या कहता हूं, इनर्शिया। इस बात को याद रखना बच्चों, जो सडनली चेंज हो रहा होता है उस बॉडी की पोजीशन में अपोजिट फोर्स लगाने पर, तो क्या है, उसी चेंज को मैं क्या कह रहा होता हूं, इनर्शिया। ठीक है। अगर हम यहाँ से बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हमने, और एग्जांपल है हमारा, आप लोगों ने देखा होगा, इनर्शिया की डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू, ये टू टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच आवर बॉडी remains in the state of rest until external force applied on it. So for example, इसका क्या मतलब है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। इसी को मैं क्या कहूँगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसके एग्जांपल है, जैसे कि आपने देखा होगा, when a carpet is beaten with stick dust particle are removed from the
कारपेट, जब हम किसी भी कंबल को जब हम किसी डंडी से पीट रहे होते हैं या किसी स्टिक से पीट रहे होते हैं, उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो किसकी फॉर्म में हो रहे होते हैं, उस पर जो उस कंबल पर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो क्या है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से किस पर जमे हुए होते हैं, उस कंबल पर। ठीक है, ये हमारा बेस्ट एग्जांपल हो गया। इनर्शिया ऑफ मोशन में तुमने देखा होगा, अगर इसकी बात करें तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट विल रिमेन्स in the state of motion until same external force is applied on it। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हमने देखा होगा एग्जांपल्स। व्हेन अ साइक्लिस्ट स्टॉप पैडलिंग ऑफ अ मूविंग साइकिलिस्ट डज नॉट कम्स टू रेस्ट इमीडिएटली। जब वो ही साइकिल चला रहे होते हैं, जब हम राइड कर रहे होते हैं साइकिल को, तो हम लगातार पैडल मार रहे होते हैं, फिर अचानक हम पैडल बंद कर रहे हैं, तो क्या साइकिल एक साथ रेस्ट की फॉर्म में आ जाती है? नहीं आती है, वो धीरे 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 किसमें आएगी, रेस्ट की फॉर्म में। तो मोशन तो वो कर रही होती है ना कंटिन्यूअसली पर, तो उस प्रकार के इनर्शिया को मैं क्या कहूंगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। व्हेन अ पैसेंजर कम्स आउट ऑफ मूविंग ट्रेन ही फॉल डाउन। जब अचानक जब ट्रेन छूट रही होती है, तो जब पैसेंजर उसमें बैठा होता है तो आगे की तरफ ऐसे झुक जाता है, ऐसे। तो क्यों झुकता है? वो सिर्फ और सिर्फ इनर्शिया की वजह से, क्योंकि वो अपोज कर रहा होता है, जो उसकी स्टेट है उस पर एक फोर्स लग रहा होता है, अचानक से वो उस फोर्स का क्या कर रहा होता है, अपोज कर रहा होता है। इसी अपोजिशन को मैं क्या कहता हूँ, इनर्शिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर हम जनरल की बात करें अगले इसी में, न्यूटन सेकंड लॉ की अगर बात करें तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या होगा, न्यूटन सेकंड लॉ की बात करें तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या होगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बताइए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा बच्चों, थोड़ा आइए आइडिया। हम सेकंड लॉ की तरफ जा रहे हैं। सेकंड लॉ क्या होगा, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, इसे बोल रहे हैं मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। इसमें एक वर्ड आता है सेकंड लॉ में, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, इसमें एक वर्ड आया लीनियर मोमेंटम, इसी से रिलेटेड है। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, बताइए, थोड़ा आइडिया लगाइए। सेकंड लॉ की अगर बात करें तो क्या होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। चेंज, सेकंड लॉ की अगर बात करें तो क्या होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम या टाइम इंटरवल, ओके। सेकंड लॉ क्या है, अभी सेकंड लॉ है चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम या टाइम इंटरवल। तो इसके अकॉर्डिंग बात करें, अब इसमें मोमेंटम वर्ड आया, ये मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को अगर मैं देखूं तो क्या होगा, मोमेंटम को डिनोट करता हूं बेटा कैपिटल पी से, किससे, कैपिटल पी से। आपने जनरली पढ़ा m इंटू वी। इसका क्या मतलब है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ एनी बॉडी लिख सकते हैं, यदि इस पर लिखना चाहें तो ये क्या है, मास ऑफ द बॉडी, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल देखो इसका, लीनियर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम का क्वेश्चंस देखे हल्का सा, तो क्या है, मान के चलो ये कोई बॉडी है, ये वाली, इसका मास दे रखा है 2 kg। अब ये जो बॉडी है इसका वेलोसिटी दे रखा है मुझको 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी दे रखा है मुझे 3 मीटर पर सेकंड, और इसका जो मास दे रखा है वो 2 kg दे रखा है। तो फाइंड द मोमेंटम
फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, गिवन आपको मोमेंटम निकालना है इसका। गिवन एम कितना दे रखा है मुझे 2 kg, वी कितना दे रखा है बेटा मुझे 3 मीटर पर सेकेंड। तो पी मुझे निकालना है, तो पी क्या होगा, पी इक्वल्स टू एम वी। तो कितना हो जाएगा, एम का वैल्यू 2 इंटू 3 तो 6, कितना हो जाएगा 6, कितना। अब इसका यूनिट की बात करें तो कितना हो जाएगा बेटा 6 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। यहां पर समझ में आया, इतना उस बॉडी का क्या होगा मोमेंटम। ये जो मोमेंटम है इसमें जो भी चेंज होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, उसी को मैं क्या कहूंगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसका जनरल सी भाषा है चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यदि किसी बॉडी के मोमेंटम में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा होता है, उसी चेंज को मैं क्या कहूंगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। या न्यूटन ने ये बताया अपने सेकंड लॉ में कि यदि किसी बॉडी के मोमेंटम जो टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज होता है, उसी को मैं क्या कहता हूं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। यहाँ से जनरल से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते जाएंगे और हम पढ़ते जाएंगे। यहाँ से मोमेंटम का हमने निकाल दिया, हम आगे तो इसका डेरिवेशन करके देखते हैं कि डेरिवेशन क्या होगा, कुछ उसका ड्राइव करके देखते हैं लीनियर मोमेंटम का, ठीक है। इससे आगे ये नोट कर लिया होगा बच्चों, लीनियर मोमेंटम का एक्चुअली में होता क्या है, प्लीज कैसे आया, ये इक्वल टू एम वी कैसे आया, ये देखते हैं। सपोज दैट लीनियर मोमेंटम ले लेते हैं, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की अगर बात करें तो क्या होगा, देखो इधर से देखते हैं। लेफ्ट पहले समझ लेते हैं कि ये कोई बॉडी है, ये वाली, इस बॉडी का मास दे रखा है m, ये जो है मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। इसकी अगर बात करें तो ये m जो है उस बॉडी का क्या है, ये कोई बॉडी a है, इसका मास दे रखा है मुझे कैपिटल या स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल m। जब ये बॉडी ए पॉइंट पर थी यहाँ पर, तो इसकी ये किसमें रेस्ट में है, अभी ध्यान रखना, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान ली, ठीक है। अब ये बॉडी को मैंने क्या दिया, कुछ फोर्स लगाया ऐसे, अब ये बॉडी किसमें आ गई, मोशन में आ गई। मोशन में आने के बाद बॉडी का मास वही m, बी पॉइंट पर आ गई है, ये पॉइंट्स है बेटा, ध्यान रखना पॉइंट्स, ये ए पॉइंट पर थी, अब ये बी पॉइंट पर आ गई, तो इसकी ये वेलोसिटी होगी v। यहां पे लिख देते हैं u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, u is initial velocity of the body, small v is final velocity of the body। जो v है मेरा वो फाइनल वेलोसिटी है इसका। यहाँ के बाद अब देखते हैं तो ये क्या होता है, m मेरा है ये, इसमें स्मॉल m इज मास ऑफ द बॉडी। जो स्मॉल m है वो बॉडी का क्या है, यहाँ पर मास है, दैट इज वी नो दैट। अगर जनरल सी बात अगर हम निकालें इसका, इस बॉडी का जब यहाँ पे थी तो इसका जब ये मैंने इसका लीनियर मोमेंटम मान लिया P1, और जब ये बॉडी यहाँ पहुंच गई तो इसका लीनियर मोमेंटम मान लिया मैंने P2, ठीक है। तो दोनों को हटा दो, यहाँ से ऐसे लो, P1 इनिशियल मोमेंटम एंड P2 फाइनल मोमेंटम।
फाइनल मोमेंटम ये क्या होगा मेरा P1 इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी एंड P2 फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो क्या होता है बेटा, तो इसका मोमेंटम अगर हम निकालेंगे, इस वाली बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा बेटा, वो होगा मेरा P1 इक्वल टू m1 इंटू u1, मास इंटू वेलोसिटी होता है। इसका ये u है मेरा इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, मास मेरा m है, तो P इक्वल्स टू m इंटू u1 फॉर इनिशियल स्टेट, फॉर इनिशियल स्टेट। ये बॉडी किस में थी, इनिशियल पॉइंट पे थी या इनिशियल स्टेट में थी, क्या मतलब रेस्ट में थी, किस में थी, रेस्ट में थी। और P2 मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ से P2 हो जाएगा m इंटू वी, कहने का मतलब मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। तो अब यहाँ से अगर निकालोगे तो हम जानते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो P2 माइनस P1 इक्वल टू mv माइनस mu। तो इसे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, इसे सॉल्व करने के बाद आएगा बेटा, यहां देखिएगा इधर देखिएगा, इधर क्या आएगा, इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा मेरा P2 माइनस P1 इक्वल टू mv माइनस mu। mu यहां से निकालो तो m मेरा कॉमन निकल आएगा, तो v माइनस u, P2 माइनस P1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है, वेलोसिटी में चेंज है तो डेल्टा v, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा p। तो डेल्टा p इक्वल टू m इंटू डेल्टा v, ठीक है। ये मेरा निकल के आ गया यहाँ से। अब इसके पास निकाल सकते हो, यहाँ पर जो डेल्टा p आया है वो है मेरा चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंजेस मोमेंटम। ये यहाँ पर क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम। ये मेरा डेल्टा पी आया है वो क्या मेरा चेंज ऑफ मोमेंटम है, और जो डेल्टा बी है मेरा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर ये क्या मेरा चेंज इन मोमेंटम, वहां पर क्या चेंज इन वेलोसिटी। ओके बेटा, अब यहाँ से अगर टाइम की अगर बात की जाए तो टाइम इंटरवल मान के चलो, मैंने डेल्टा टी ले लिया, यहाँ पर समझ में आया बेटा। इसे मैं इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ। इसके बाद अगर टाइम इंटरवल की अगर बात की जाए तो इसका टाइम इंटरवल क्या होगा, टाइम इंटरवल देखिएगा, टाइम इंटरवल निकालिए, मान लिया मैंने डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग both side by delta p in equation first। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, डेल्टा p इक्वल टू m इंटू डेल्टा v। तो डिवाइड देना है तो कितना हो जाएगा, डेल्टा p इक्वल टू m इंटू डेल्टा v अपॉन डिवाइडेड बाय डेल्टा t। और एक बात बताइए, ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ। इधर देखिए मैंने बताया है ये क्या है, फोर्सिंग तो है बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका और सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू आती है, सेकंड लॉ क्या है, इसका सेकंड लॉ है, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखूँ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स टू ma। तो यहाँ पर F को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा P अपॉन डेल्टा P, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर मोमेंटम इक्वल्स टू, सॉरी, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू F, दैट इज इक्वल टू ma। ऐसे अगर इस वाली पॉइंट को अगर तुम यहाँ पर कंसीडर करो तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी मेरी, F इक्वल टू ये क्या है, रेट ऑफ, ये हो जाएगा मेरा रेट चेंज ऑफ the rate of change of, sorry, the rate of change of आएगा बेटा, the rate of change of
the rate of change of velocity with respect to time, with respect to time, the rate of change of velocity with respect to time is called, पढ़ा होगा बेटा 8th में, is called acceleration, is called acceleration। तो ये क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा, किसका हो जाएगा, a। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा, m इंटू a। ठीक है, यही मुझे प्रूव करना था। ओके, f इक्वल्स टू m, यही मुझे प्रूव करना था। क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर हुआ सबको, कोई प्रॉब्लम? ओके, आगे देखते हैं। ग्राफ की अगर बात करें तो देखो, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। अगर इसका मैं ग्राफ निकालूं, इसका ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, इसके ग्राफ की अगर बात करें बेटा, इसका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ बिटवीन acceleration and force। इस प्रकार से कुछ ग्राफ देखने को मुझे मिलेगा। ये वाला साइड मेरा a हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मेरा f हो गया, ये किसमें है, न्यूटन में। ठीक है बेटा, ये किसमें है, न्यूटन में। ठीक है, तो मुझे ग्राफ कैसा मिलेगा देखने को, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर m क्या होगा मेरा, m क्या होगा, कांस्टेंट, m कांस्टेंट। अगर m को कांस्टेंट कर दिया तो एक्सीलरेशन और फोर्स के बीच में जो ग्राफ मिलेगा मुझे क्या देखने को मिलेगा, इसका क्या मतलब होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन। इसका क्या मतलब होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन। कहने का मतलब जो f होगा वो इक्वल टू a एट कांस्टेंट, m कैसा हो जाएगा यहाँ पर, कांस्टेंट, कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है बेटा, यहाँ पर समझ में आया। अब आपको ऐसे ही ग्राफ किसके बीच में निकालना है, ऐसे ही ग्राफ आपको मास और फोर्स के बीच में निकालना है, मास एंड फोर्स के बीच में ग्राफ निकालना है, ऐसे ही सेम ऐसे। ओके, यहां तक समझ आया। मास और फोर्स के बीच में जो ग्राफ निकलेगा वो कैसे निकलेगा, आप बताइएगा। इससे प्रोपोर्शनलिटी का साइन कर दो, इसे ऊपर नहीं लिखना, इसे कर लो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, क्या मान लें, फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ऐसे ही सेकंड वाले ग्राफ के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर ले लो आप फोर्स, यहां पर क्या हो जाएगा, फोर्स सेकंड। ठीक है, इसके लिए सेकंड ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड मास। मास के बीच में निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा मेरा मास, किसमें है, केजी में। याद रखना, ये फोर्स जो है किसमें है, न्यूटन में है। यहां पर क्या कांस्टेंट हो जाएगा, अब एक्सीलरेशन कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसके लिए जो इक्वेशन होगी वो होगी मेरी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n एट कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ये यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट। इससे मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एक बात बताइए, ये भी मेरी f की वैल्यू और ये भी मेरी f की वैल्यू, अब यहां पर पुट कर दीजिए बाय इक्वेशन आप लिख सकते हो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a एट कांस्टेंट n, और f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n
एट कांस्टेंट ए, तो दैट इज, तो क्या हो जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम ए, ओके। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को उठाने के लिए प्रोपोर्शनल लेता हूं, तो एफ इक्वल्स टू के एम ए, ये मेरा निकल के आ गया। और इसी में के इक्वल्स टू क्या मान लो, 1 मान लो बेटा, ठीक है। ये क्या है मेरा कांस्टेंट, क्या है यहाँ पर, ये कांस्टेंट, इसकी वैल्यू मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम ए, ओके ओके बच्चों। तो ये मुझे प्रूफ करना है, ये हो गया मेरा एफ इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। इससे आगे अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर एफ को कांस्टेंट मान के चले, तो एफ को अगर कांस्टेंट मान लिया, बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आएंगे यहाँ से। हम मान सपोज इसको मैंने कांस्टेंट मान लिया, लेट सपोज एफ इक्वल्स टू 1 मान लिया, तो कितना हो जाएगा, एम ए इक्वल्स टू 1, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/n। इसका क्या मतलब होगा, इस वाले इक्वेशन का क्या मतलब आएगा,